वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके कमेंट मिलते हैं, आपके लाइक्स मिलते हैं और आपका कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है। फॉरगेट अबाउट कि एग्जाम अभी है या नहीं है, आज नहीं है तो कल होंगे, कल नहीं है तो परसों होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और अगर नहीं भी होंगे तो सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी नॉलेज हमें हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों ये सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आज अच्छा लगता है कि कुछ नया आता है, सीखने को मिलता है। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पढ़ाने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि हर बार कुछ नया आ जाता है इसके अंदर। लास्ट ईयर कुछ और था, परसों लास्ट ईयर कुछ और था, अब कुछ नया आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन रहती हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस कई सालों से कॉमन चल रहा है। मतलब कब से कॉमन है बताऊं तो मैंने भी किया था 1996 में मैंने इनकम टैक्स किया था। 1998 में किया था, पहली बार शुरू किया। तब से लेके आज तक रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल सेम है। कुछ चीज़ें नहीं आ गई हैं लेकिन वो रूल सेम है आज तक। बेसिक कंडीशन वही है, एडिशनल कंडीशन वही है और अगले 10 साल भी वही रहने वाली है। कहाँ चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ टॉपिक होगा उसमें कुछ अमाउंट चेंज हो जाएगा, जैसे कुछ हम चैप्टर्स पढ़ेंगे बाद में, सैलरी हो गया, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब की एग्जेम्पशंस लिमिट, इन सब की मिनिमम लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, नॉर्मली 99% तक सेम रहता है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 कैटेगरी ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, जहाँ पे आपको क्लियर हो गया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है, और आपने बाकी सब चीज़ें उसको समझ लिया है कि हम कब बोलेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल, HUF, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या कोई कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और हमने ये भी सीख लिया था कि इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियलशिप 3 तरह की होती है, HUF के केस में 3 तरह की होती है। वो 3 तरह कौन से हैं? रेजिडेंट। अब जब हम नॉर्मली रेजिडेंट बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है नॉर्मल, मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली, इसको हम रेजिडेंट ही बोलते हैं। और जो नॉट ऑर्डिनरली होता है उसके लिए हम लगाते हैं RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एंड थर्ड इज NRI। ये हम लोगों ने कंडीशन पढ़ ली थी, HUF की भी, इंडिविजुअल की भी, प्लस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सब हम पढ़ चुके। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी कर लिया। आज हम बात करते हैं सर ये निकाला क्यों, इतना बड़ा टाइम पास क्यों किया गया। हमने कहा सर इतना बड़ा टाइम पास करने का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि जो हमारे पास ये लोग हैं, लोग मतलब जो स्टेटस के हिसाब से हैं, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो RNOR है, चाहे वो NRI है, तो ये अपनी कौन कौन सी इनकम पे, अगर, अब इसका मीनिंग समझना ढंग से क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल पार्ट है जिसको हम इलॉजिकल लेते हैं कभी कभी। हमने कहा कि कोई भी एक इंसान, ये तीनों तो हो नहीं सकता। अगर कोई रेजिडेंट है तो वो ये दोनों हो सकता है, कोई रेजिडेंट तो ये हो सकता है नहीं, क्योंकि ये हम R का मतलब ले रहे हैं ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हम इसको नहीं मान रहे हैं कि ये सिर्फ रेजिडेंट बोल रहे हैं, हम इसको बोलते हैं नॉर्मली ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसके लिए आपके लिए लिख रहा हूं, बुक्स के अंदर कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही होता है ROR। तो अगर वो ROR है तो इसका तो बाकी नहीं है, अगर NOR है तो बाकी नहीं है, अगर NRI है तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमें ये निकालना है पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ROR, RNOR या NRI है, और अगर आपको इंडिया में या इंडिया से बाहर या इंडिया के द्वारा प्राप्त की गई बाहर या बाहर कमा के हिंदुस्तान भेजी हुई कोई इनकम, ये लाइन दोबारा सुन लेने मैंने बोली है, अगर कुछ भी है तो किस किस पे टैक्स लगेगा। तो अगर मैं आपसे जनरल बातें करते हैं, पहले जनरल बात करते हैं, फिर उस चार्ट पे आऊंगा जिसकी फोटो आपके सामने आएगी, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। हमने कहा कि एक हिंदुस्तानी है हमारा, वो हिंदुस्तान में काम करता है, हिंदुस्तान से सैलरी लेता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा नहीं बोल रहे, टैक्सेबिलिटी निकालेंगे उसकी, क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। क्वेश्चन ये नहीं है कि उसको टैक्स देना है, क्योंकि टैक्स देना है नहीं देना दैट विल डिपेंड अपॉन कि उसकी इनकम कितनी है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो उसकी इनकम हुई है क्या वो टैक्सेबल है। हमने कहा यस, क्योंकि उसने इंडिया में कमाया, इंडिया में ही खर्चा, इंडिया में ही पैसे मिले, इंडिया से ही कमाया, चलिए डन। अगर हमने कहा नहीं दूसरा बताओ, एक इंसान यहां बैठा हुआ है इंडिया के अंदर और बाहर से पैसा कमा रहा है, बाहर के पैसा कमा रहा है और इंडिया में पैसा आ रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? देगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? सर देना पड़ेगा। जितने भी इंसान आज की डेट में घर बैठ के डॉलर छाप रहे हैं, घर बैठे हुए डॉलर्स आ रहे हैं,
ये ना आ रहे हैं, मतलब ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब आ रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो, मर्चेंट बैंकिंग में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पैसा आ रहा है आपके पास, तो हिंदुस्तान में रह के आ रहा है ना, आप हिंदुस्तान में रेजिडेंट हो, तो आपको वो इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, निकलेगा निकलेगा बात की बात है, आपकी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। दैट इज कॉल्ड, जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब वेदर योर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर और नॉट, दैट विल डिपेंड अपॉन योर रेजिडेंशियल स्टेटस, वेदर यू आर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली, और एनआरआई। तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब कौन कितना टैक्स, मतलब किसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस। इसका इंसिडेंस, प्रभाव इसका इंसिडेंस आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं रहता हूं बाहर, इंडिया से बाहर रहता हूं, और इंडिया से बाहर रह के मैं पैसा कमाता हूं और वहां के कंट्री में टैक्स पे करता हूं, और मैं वो पैसा बचा हुआ अपने हिंदुस्तान भेजता हूं, तो क्या मैं हिंदुस्तान में टैक्स दूंगा उसके ऊपर? यार इतना बड़ा गधा तो नहीं हूं ना मैं। तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। जो रेमिटेंस में भेजूंगा, अगर मैं टैक्स नहीं पे करूंगा तो कोई भी पे नहीं करेगा ना एनआरआई पे करेगा, ना रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ना, क्योंकि वो इनकम भी बाहर की है, कमाया भी बाहर था, सिर्फ बचा हुआ मैं रेमिट कर रहा हूं, भेज रहा हूं हिंदुस्तान वापस। तो अगर आपके सामने अब जो चार्ट आएगा, उस चार्ट को आपको ढंग से समझना है। उस चार्ट में आपके पास 7 आइटम्स गिवन है। उन 7 आइटम्स के बेस के ऊपर आपको समझना है कि अगर ये इनकम है तो किस किस के लिए टैक्सेबल होगी, अगर वो इनकम है दूसरी तो किस किस के लिए टैक्सेबल होगी, तीसरी है तो किस किस के लिए होगी। आप देखोगे 5वीं 6ठी 7वीं में कौन कौन नहीं दे रहा, तो आपको वो समझ में आएगा। तो लेट अस फॉलो दिस चार्ट नाउ। अब आपकी स्क्रीन पे आ गया चार्ट और मेरी आवाज, ठीक है। अब आप सुनिए इस चार्ट को, ये बुक में चार्ट आपको ऐसे आया होगा, ठीक है। अब इस चार्ट को समझते हैं। मैं आपके सामने यस नो लिख दूंगा, बाद में आपके पास बोर्ड पे भी वो अवेलेबल होगा। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको सुनते रहना, ठीक है। अपने बाकी सब जगह से माइंड डाइवर्ट करके इधर रहना बस। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट द टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। इनकम, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट मतलब एनआरआई, वेदर टैक्सेबल और नॉट। तो ये हम चेक करेंगे। पहले इनकम, अब इनके एग्जाम्पल समझना, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि आपको इनकम भले ही कहीं से भी मिली हो, कहीं से भी आपने कमाई हो, लेकिन पैसा रिसीव इंडिया में हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह की इनकम है लेकिन पैसा रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो वो टैक्सेबल किस किस के लिए होगी? तो सर वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। यस यस यस, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो रिसीव्ड इन इंडिया है, वो कहीं से भी आई हो। नंबर 2, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। चाहे रिसीव्ड हो, चाहे वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो। नर्सरी में समझाता हूं, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम उन ट्रांजेक्शन को भी कवर करने की कोशिश करते हैं जिसको हम हवाला बोलते हैं, ठीक है। उनको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टैक्सेबिलिटी तो हर किसी पे है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, सब पे टैक्स लगेगा। लेकिन कौन कौन देगा? तीनों देंगे। यस यस यस। ये क्या होता है डीम टू रिसीव, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। नंबर 3, देखो 2 चीज होती है, रिसीव, डीम्ड रिसीव, एक्रू, डीम टू एक्रू, ये याद रखना है बस आपको। नंबर 3, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। जो आपने पैसा कमाया था ना, वो इंडिया में कमाया था या अराइज हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब कमाया हिंदुस्तान में है, एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसे लिखता हूं, कमाया हिंदुस्तान में। आपने कमाई इंडिया में करी, पैसा भले दुनिया के किसी कोने में मिल गया हो, लेकिन इसे टैक्स कौन देगा? सारे देंगे ये, ठीक है। नंबर 4, अब एक्रू के आगे लगा दो डीम्ड, बस हो गया आपका 4th नंबर पॉइंट।
इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि माना जाएगा, हम ये मानते हैं कि ये इंडिया में ही एक्रू हुई है। ये देखो, अगर याद करने का तरीका भूल जाओ तो रिसीव्ड उसके आगे डीम लगा दो, एक्रू उसके आगे डीम लगा दो, इन सारों के अंदर तीनों के तीनों टैक्स देंगे। अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हो तो भी टैक्स दोगे, नॉट ऑर्डिनरी हो तो भी टैक्स दोगे, एनआरआई हो तो भी टैक्स दोगे। ओके 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 यस। फिफ्थ नंबर, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान में कंट्रोल है, उसका बिजनेस सारा हिंदुस्तान से चलता है, उसकी ब्रांचेस बाहर है। ठीक है, क्या लिखता है, इनकम रिसीव्ड और एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, सारा पैसा बाहर मिलेगा आपको। यहां पे काम सेटअप यहां पे है, लेकिन पैसा आपको बाहर मिलेगा। सर काम तो यहां का था ना, तो हमारे रेजिडेंट भैया और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स फंस जाएंगे, लेकिन एनआरआई नहीं फंसेगा, क्योंकि एनआरआई कहेगा भैया मैं तो बाहर ही रह के इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। जैसे हमारे लोग जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, उन लोगों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉलर में सैलरी आती है, लेकिन रिसीव इन इंडिया हो गया ना। इसी तरह से कुछ लोग बाहर काम कर रहे होंगे, उनको हमारी कंट्री से पैसे जा रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। इनकम अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, सब कुछ पैसा बाहर मिल रहा है, लेकिन काम यहाँ से चल रहा है। तो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पैसा नहीं देगा, बाकी सब पैसे देंगे। सब चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बाकी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करते रहना बुक्स में से। सिक्स्थ, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, पैसा मिला बाहर, बाहर ही उपज हुआ, बाहर ही जनरेट हुआ, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। बिजनेस भी बाहर है, काम भी बाहर है, मिलेगा भी बाहर, पैसा भी बाहर मिलेगा, सब कुछ बाहर मिलेगा। मतलब यहां पे क्या है, इनकम बाहर, कंट्रोल घर में, तो तीनों दो टैक्स देंगे। हमने कहा इनकम भी बाहर और कंट्रोल भी बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिडेंट ऑर्डिनरी इस पे टैक्स देगा और बाकी दोनों इस पे टैक्सेबिलिटी नहीं मानेंगे। 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी और सोर्स से पैसा आया, और ये मेरे पास वहां पे जमीन है बांग्लादेश में, वहां पे उसके पास उसमें से फार्मिंग में से पैसा आता है, जमीन है बाहर है और पैसा कहाँ है, पैसा है इनकम रिसीव्ड और एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, पैसा भी बाहर मिलेगा, कमाओगे भी बाहर, कमाया भी बाहर, मिलेगा भी बाहर, और अदर सोर्स से तो भी बाहर ही है अदर सोर्स। लेकिन क्योंकि आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हैं तो आप हमारे खास हैं, बाकी हमारे लिए खास नहीं होंगे। ठीक है, फिर इनकम एक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर ही कमाया, बाहर ही जनरेट किया, बाहर ही मिला। इन अर्लियर ईयर्स, प्रीवियस ईयर कैलकुलेट नहीं कर रहे, उससे पहले कमाया था आपने कभी, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, अब सिर्फ रेमिट किया इंडिया, वापस भेजा है, पैसा भेजा है हिंदुस्तान, सिर्फ रेमिटेड, ये वर्ड तो याद रख लेना हमेशा, अगर रेमिट किया गया है सिर्फ, तो रेमिटेंस कमाई नहीं होती, ये कमाई नहीं है, सिर्फ पैसा पिछले साल कमाया हुआ आप भेज रहे हो, ये कमाई नहीं है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कमाई थोड़ी है जिसमें आप टैक्सेबिलिटी निकालोगे। हम टैक्सेबिलिटी निकालते हैं कमाई पे, ये टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कमाई नहीं है, सिर्फ पैसा भेजा गया है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लैरिटी। आप याद करने के लिए क्या करना है, रिसीव उसके आगे डीम लगा दो, एक्रूअराइज उसके आगे डीम लगा दो, इनकम बाहर वगैरह के आगे भी ये कंट्रोल इंडिया से, ये कंट्रोल बाहर है, ये अदर सोर्स है, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, हमारे पास 8 पॉइंट होते हैं, 8 में से अब आपको याद कैसे करना है,
7, 5, 4, 1, 3, 4, ये रेशियो याद रखनी है आपको। अब रेशियो का मतलब क्या है, ये हमारे पास यस है, ये हमारे पास नो है, रेजिडेंट, एनओआर, एनआरआई। तो याद क्या रखना है आपको, रेजिडेंट 7 पे टैक्स देगा, 1 पे नहीं देगा, नॉट ऑर्डिनरी वाला 5 पे देगा, 3 पे नहीं देगा, एनआरआई 4 पे देगा, 4 पे नहीं देगा। तो आपको ये आपको रेशियो याद रखनी है, आपके दिमाग में बैठा लेनी है। 7, 5, 4, 1, 3, 4, टोटल कितना हो गया, 8, 8, 8, टोटल 8 ही रहेगा। इनमें से कितनी पे आप टैक्सेबिलिटी किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती। तो जो चार्ट आपके सामने है वो आपकी बुक्स में सेम होता है, नहीं तो उसका स्नैपशॉट ले लो, दोबारा हाथ से लिख लेना। मतलब मैं तो अपना तरीका बता रहा हूँ, मुझे कहीं से कुछ मिलता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ अपने हाथ पे एक चार्ट बना के। तो अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह नोटबुक हो तो प्लीज उस पर लिख लो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम बात करते हैं दोस्तों दो ऐसे शब्द जो कि हमें समझ में आने चाहिए। देखो, रिसीव का मतलब हमें मालूम है, लेकिन डीम टू रिसीव का मतलब नहीं मालूम। ड्यू होना या एक्रू का मतलब हमें मालूम है, लेकिन डीम टू एक्रू का मतलब हमें नहीं मालूम। तो शुरू करते हैं। डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या होता है, ये बुक्स में अच्छे से गिवन है, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बुक में से देख के आपको समझ आ जाएगा। डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या होता है, डीम टू बी रिसीव्ड मीन्स दैट द इनकम हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ये माना जा रहा है कि वो रिसीव हो चुकी है। द एनुअल एग्जाम्पल देखिए, एनुअल एक्रीशन ऑफ टू द अमाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है, हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर आपको आता है तो पता है, वेरी गुड। इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय हिम अंडर द लॉ। प्रोविडेंट फंड का पैसा उसको मिलता नहीं है, उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है उसके अकाउंट के अंदर, तो हम ये मानेंगे कि उसको मिल गया। अब भला मिला नहीं मिला अभी तक, लेकिन उसके नाम पे ट्रांसफर हो चुका। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, टैक्सेबल पोर्शन, वो भी मानेंगे कि आपको मिल गया है। डिविडेंड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन द ईयर इन विच द डिक्लेयर्ड बट द क्राइटेरिया बट द इंटरिम डिविडेंड इज नॉट। जिस साल भी डिविडेंड मिलता है आपको भले ही हाथ में आए ना आए, और इंटरिम डिविडेंड टू द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये सब जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलते हैं, भले ही वो डिक्लेयर जैसे डिक्लेयर किया आपको मिला हो या ना मिला हो सकता है कि डिक्लेयर किया कंपनी ने, डिक्लेयर किया 1 फरवरी को, तो 31 मार्च को उसका अकाउंट क्लोज हो गया और पैसा ट्रांसफर हुआ अप्रैल के अंदर। तो जैसे डिक्लेयर हो गया हमने मान लिया कि आपको मिल गया, दैट इज कॉल्ड डीम्ड। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, जो आपकी सैलरी मिलती है, आपको पैसा कहीं से मिलता है, आपका टैक्स कट जाता है उसके ऊपर एडवांस, पहले टीडीएस कट जाता है पहले, दैट इज ऑल्सो योर इनकम, वो ट्रांसफर हो गई आपके टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपको वापस मिलनी होगी तो आपको मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रू। अराइज और एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव द इनकम एज अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम। पैसा ड्यू हो गया है, सर मैंने काम कर दिया, मेरी तनख्वाह दो, तनख्वाह खड़ी हो गई, मिलेगी नहीं, समझ रहे हैं, आपके खाते में लिख दिया आपको सैलरी मिलेगी, पूरा महीना काम किया आप सैलरी मिल जाएगी। तो पूरा महीना काम किया, 31 तक 30 तक काम किया, आपकी सैलरी खड़ी हो गई, दैट इज बिकम एक्रू। मिलेगी कब, मिलेगी 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी मिलेगी। इसी तरह से ये होगा कि अगर आपको इंडिया में अब मानेंगे, कब मानेंगे कि एक्रू हो गई। डीम्ड टू एक्रू और अराइज मीन्स that the income has actually not accrued or arisen in India, but it is deemed to accrue or arise in India under the Income Tax Act. Under section 9(1) of the following incomes are deemed to accrue or arise in India. इसमें हमारे पास 7 कैटेगरी ऑफ इनकम होती है deemed to accrue के लिए। नंबर 1, income is deemed to accrue or arise in India if it accrues or arise directly or indirectly. आपको सीधा पैसा मिलेगा या बाद में मिलेगा इनडायरेक्टली, जैसे फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, आपको पैसा हमारे बिजनेस से मिलेगा, सिस्टर कंसर्न से पैसा मिलेगा, तो इंडिया से मिलेगा। फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है वो बेची है, उससे पैसा मिलेगा। फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इंडिया, मतलब कोई किराया मिल रहा है आपको या उस पर आपको
इंटरेस्ट मिल रहा है, वट एवर अदर सोर्स हो चाहे कोई सी भी इनकम हो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कोई बंगला है, कोई गोल्ड है, आपने उसको बेचा है, इंडिया में था वो, तो उससे जो इनकम आएगी वो भी डीम टू अराइज इन इंडिया ही मानी जाएगी। नंबर 2, सैलरी अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सैलरी कमाई इंडिया में थी, मिलेगी बाहर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आपने इंडिया बुलाया, अब वो इंडिया आके अपना काम वाम करके चला गया, तो जब वो वापस जाएगा तो आपको पैसे हम बोलिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए आउटसाइड इंडिया, तो लेकिन है इंडिया की इनकम, तो दैट विल बिकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर्स होते हैं जो बाहर रहते हैं, हमारे देश के एम्बेसीज में जाके रहते हैं, हमारे देश की एम्बेसीज हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उस एम्बेसीज में जो लोग काम करेंगे सैलरी कहाँ से मिलेगी? इंडिया से मिलेगी। तो हमारे देश के लोग हैं, सैलरी बाहर मिलेगी लेकिन वो मानी कहाँ की जाएगी? इंडिया की। ठीक है। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडिया की कंपनी है, डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे किया, लेकिन पे किया, ट्रांसफर किया अकाउंट के अंदर बाहर किसी को, तो वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, आपके पास एफडी इंटरेस्ट, आपके पास कंपनी के अंदर बॉन्ड्स हैं, आपके पास डिविडेंड डिबेंचर्स हैं, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इंडिया की कंपनी से आएगा, भले ही आपने बाहर पे किया हो। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई पेटेंट लिया, उसके ऊपर रॉयल्टी मिलती है आपको इंडिया से, तो इंडिया से रॉयल्टी मिलती है, तो इंडिया से डीम टू एक्रू अराइज हो गई। इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका, किसी को बुलाया, टेक्निकल सर्विस का काम कराया, उसको बोला पैसे लेके जाओ, तो इनकम इंडिया में कमाई है उसने। अगर आपको याद होगा, हमने एक प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कोई इंसान, कोई क्रू हमारे पोर्ट पे आता है, तो जब वो पोर्ट से जाने लगता है ना, हम तभी उसको पकड़ते हैं, रुक जा भैया, आपकी इनकम प्रीवियस ईयर की आज ही टैक्सेबल है, 7.5% टैक्स पे करके जाओ। क्यों? क्योंकि वो आया हमारे बंदरगाह पे, हमारे पोर्ट के ऊपर लोगों को छोड़ा, सामान को छोड़ा और पैसे कमा लिए। अब जब पैसे कमा लिए आपने, तो उसके ऊपर टैक्स भी यहीं देके जाओगे, बिकॉज इट इज डीम टू बी अराइज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया से कमा रहे हो। ठीक है। इसको जो समझा रहा है उसको समझने के लिए क्या करना, या तो एक बार दोबारा समझ लेना इसको, या इसको बीच में जो आपको बताया, मैंने आपको रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, जैसे बीच में कुछ पोज आएंगे तो उन पोज को चलने देना और अपने आप पढ़ाई करते रहना। तो आप क्या करना कि अभी जितना पढ़ाया उसको एक बार दोबारा से पढ़ो, और फिर जो अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा छोटा सा, उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि किसके ऊपर कितना टैक्सेबल बनता है। ठीक है। तो जल्दी से वो क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है, तो लेट अस सी वो क्वेश्चन क्या है। देखो मुझे कौन सा आता है, मैंने क्वेश्चन चूज किया था जो मुझे आता है। ठीक है। चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 लिखा होगा उसके ऊपर, किशन लाल के नाम से। अभी फिर से स्क्रीन बड़ी होगी आपके सामने, मैं शायद पीछे होऊंगा, आवाज मेरी आ रही होगी आपको। द फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री किशन लाल फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 19, 20 ऐसे मत डरना, सब कुछ सेम चल रहा है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अब देखो, हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। अब ये आपको मेरे संग साथ साथ डिस्कस करना है, ये डिस्कशन है, मतलब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, फिर आंसर लिखूंगा। मेरा पेन कहाँ चला गया यार, पता नहीं कहाँ गया। अगर आप रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या एनआरआई है, अगर आपकी पहली कैटेगरी है इनकम की, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो इसकी कैटेगरी नंबर आपको याद होगा, इसकी कैटेगरी नंबर थी 7, जहां पे हमने कहा अदर सोर्स इनकम। बाहर किसी कंट्री में अदर सोर्स इनकम है, तो कौन टैक्स देगा कौन नहीं देगा, अगर आप उस चार्ट को याद रखेंगे तो हमारा सिर्फ रेजिडेंट टैक्स देगा, RNOR और NRI टैक्स उस पर नहीं देते, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 30,000। तो रेजिडेंट कितनी टैक्स देगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी 30,000 पे टैक्स उसके बनेगा। नंबर 2, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक।
किसी भी दुनिया के कोने में आपने सर्विस की हो, अगर पहला पॉइंट याद रखो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया तीनों के तीनों टैक्स देंगे इसके ऊपर। रिसीव्ड इन इंडिया है वो, ये पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, आपको भूलना ही नहीं है। तो 12,000 12,000 12,000 इसको ऐसे लिखते हैं 12,000 12,000 12,000। थर्ड इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। तो कहां की इनकम है? इंडिया की। कौन कौन टैक्स देगा? सब देंगे। इनकम अराइज कहां हुई है? इंडिया में हुई है ना, तो सब लोग टैक्स देंगे। फिर से अमाउंट है 12,000 12,000 12,000। नंबर फोर्थ, इनकम डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी मतलब होता है जो जहां पे है उसकी डिविडेंड होता है, और डिविडेंड के लिए रूल होता है कि एग्जाम्प्ट होता है ये। तो अभी हम तीनों के लिए एग्जाम्प्ट मानेंगे। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो इनमें से किसी को भी उस पर टैक्स नहीं देना। इसकी डिटेलिंग बाद में होती है, अभी डिटेलिंग में नहीं आता इसके। नंबर 5, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। आप खुद देखो, फिर वही पॉइंट नंबर 7, बाहर कंट्री में एक बैंक में अकाउंट खोल दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, अदर सोर्स इनकम हुई ना। तो कौन टैक्स देगा? सिर्फ हमारा सच्चा भारतीय टैक्स देगा, ये भाई देगा, बाकी दोनों टैक्स नहीं देंगे। तो क्या नाम है इसका? इंटरेस्ट ऑन एफडी इन बांग्लादेश। तो सच्चा भारतीय टैक्स देगा इसके ऊपर। अमाउंट कितना है? 2,000 नहीं, 2,000 तो पहले हो गया, तो टैक्स 6,000। नंबर 6, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन सिलोन बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड, लास्ट पॉइंट 8 नंबर, रेमिटेंस है। तो कौन टैक्स देगा इसके ऊपर? रेमिटेंस के ऊपर। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया। बिजनेस बाहर का है, कंट्रोल इंडिया से है, तो सबके सब टैक्स देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये रेमिटेंस पिछले से पिछले साल की नहीं है, ये पिछले साल का है सिर्फ। इसमें कहीं नहीं लिखा कि उससे पिछले साल कमाया गया है। तो अगर पिछले साल का ही है तो सबके सब देंगे। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और पैसा कहां मिला है? श्रीलंका में। पैसा श्रीलंका में मिला, सॉरी मैंने गलत सोच लिया। श्रीलंका में पैसा मिला तो बाहर पैसा मिला, तो पैसा बाहर मिला, कंट्रोल इंडिया का है, तो हमारा एनआरआई पैसा इस पर टैक्स नहीं देगा, बाकी दोनों देंगे, 14,000 और 14,000। तो किसकी कितनी टैक्सेबिलिटी होती है? इन सबको ऐड कर दो बस, 7 के 7 पॉइंट हो गए हमारे। इन सबको टैक्स किया तो ये अपनी टोटल इनकम आ रही है इसकी हमारे पास 74,000, इसकी 38,000, इसकी इनकम आ रही है 24,000। अब फिर से बताता हूं, ये टैक्स नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ये सिर्फ बताया जा रहा है। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे तो आपकी कितनी इनकम मानी जाएगी, अगर आप नॉट ऑर्डिनरी होंगे तो आपकी कितनी इनकम मानी जाएगी, अगर आप एनआरआई हैं तो आपकी कितनी इनकम मानी जाएगी। ये सिर्फ आप क्या निकाल रहे हैं, इसकी हेडिंग आप ऊपर लिखते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो। तो दोस्तों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इस टॉपिक का नाम होता है। पहले पार्ट में आपको जो मैंने लास्ट टाइम लेसन नंबर 5 में कराया था वहां था रेजिडेंशियल स्टेटस। लेसन नंबर 6 जो आज की क्लास है इसमें आपको समझ आया होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब बेस्ड अपॉन दैट रेजिडेंशियल स्टेटस आप किसकी कितनी इनकम कंप्यूट करी जाती है, किसकी कितनी इनकम कौन से हेड पे मानी जाती है। उसमें 8 आपको याद रखने हैं और रूल क्या याद रखना है, 7 5 4 1 3 4, मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी 7 पे टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी 5 पे देगा, एनआरआई 4 पे देगा, टैक्सेबिलिटी बनती है। और रेजिडेंट 1 पे नहीं देगा, दूसरा वाला 3 पे नहीं देगा, तीसरा वाला 4 पे नहीं देगा। ये आपको याद करने का तरीका क्या है,
जैसे मैंने पढ़ाया है इसको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करो, और रिवाइज करके आपको एग्जाम्पल देखने के लिए आपको अपनी बुक्स पे देखना पड़ेगा। जो सी मर्जी बुक हो आपके पास, अभी मेरे पास जो बुक है नाम नहीं बताता किसी को बुक्स का, क्योंकि मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि किसी के पास ये बुक है किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास नहीं होगी वो बेचारा मुझे गालियाँ देगा कि सर ये वाली बुक मेरे पास नहीं है और इतनी महंगी बुक आपने मुझे रिकमेंड क्यों कर दी। तो सबके पास सारी बुक्स नहीं होती, इट्स अ लॉ, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। प्रैक्टिस अपने हिसाब से आप करते रहिएगा। तो अभी आपने क्या करना है, जाने से पहले मेरी फीस पे करके जाना। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। इससे मेरा कोई भला नहीं होता, लेकिन आप करोगे तो मुझे लगेगा फैमिली जुड़ रही है। नंबर 2, वो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, शुरू में रिक्वेस्ट आई भी होगी कि प्लीज़ ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको छोटे मोटे आपको लगता है कि रेस्ट पीरियड मिल रहा है बीच में, तो प्लीज़ एक बटन आता है उसको ना दबाएं। अगर उसको नहीं दबाओगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमारे उन बच्चों को सपोर्ट मिलेगा जिनके पास कॉपी किताबें पेंसिल वगैरह खरीदने के लिए नहीं होते हैं, और हर साल उनको कुछ ना कुछ योगदान मेरे इस चैनल के थ्रू मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को ईमेल पे लिखते हैं कि मेरे पास बुक्स नहीं है सर, मैं खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो नो नीड टू वरी, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करके थ्रू ऑनलाइन सोर्स, आजकल सब कुछ बंद पड़ा है, 4-5 महीने सब कुछ बंद हो गया, बात की बात है, पहले था तब करता था, अब खुल जाएगा फिर शुरू हो जाएगा। तो मैं उसके लिए उसके घर पे वाले बुक्स भेजता था किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अभी मैं एक नया रिजाइम शुरू करने वाला हूँ, हेल्प मी टू हेल्प यू। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन कि क्या चीज़ है वो। इसमें आप लोग ही आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे जो नीडी हैं, और प्लस जो मैं करता हूँ वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो अभी आपके संग एक ही है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो दोनों तरीक़ों से। जो मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताते जाओ। और दूसरा मैंने जो बोला, आपको प्लीज़ बीच में आने वाले 1-2 बटन होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं कौन से बटन है, उनको अगर आप नहीं दबाएंगे तो चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। ऑल राइट, विद दैट आई रियली प्रे फॉर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ and best of the best knowledge. Thank you very much. God bless you. Bye bye.